नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ गिफ्ट सिटी से जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी सर। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपुल जी। तो अंशुमान सर के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले फटाफट आपको ये बताते हैं कि आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो नजर डालते हैं ऑन द शो पर। शुरुआत में क्रिप्टो एक्सचेंजों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के नए निर्देश पर बातचीत होगी, जिसमें उन्हें नए सिरे से केवाईसी के लिए बोला गया है। इसके बाद सरकार को दिए गए एयरटेल के ऑफर पर भी बात करेंगे। एयरटेल भी सरकार से उसी तरह की डील चाहता है जिस तरह की डील से सरकार ने वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी ली है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश करेंगे कि एयरटेल ने आखिर में ये मांग रखी क्यों। अगली खबर एफएमसीजी कंपनियों के नतीजों से जुड़ी हुई है। जानेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के इन नतीजों से आखिर में संकेत क्या मिल रहे हैं। इसके बाद बात होगी गोल्ड पर। गोल्ड के बाजार में भारी अस्थिरता है। जानेंगे कि गोल्ड के बाजार से भविष्य को लेकर के क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर भी बात होगी और जानेंगे कि इस तनाव का शेयर बाजार पर आखिर में क्या असर रहा। साथ ही साथ हमेशा की तरह ट्रेड वॉर की खबर तो रहेगी ही, इसमें भारत को लेकर के खबर है। साथ ही में ऐसे संकेत भी मिलने लगे हैं कि चीन और अमेरिका के बीच अब बर्फ पिघलने लगी है। क्या संकेत हैं और आगे क्या होगा, इस पर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। देश में ट्रकों और अन्य कमर्शियल गाड़ियों के लिए जल्द ही अब नए सुरक्षा मानक भी आ सकते हैं। ये सुरक्षा मानक उसी तरह के होंगे जिस तरह के कारों के लिए लागू किए गए हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये बयान दिया है। नितिन गडकरी के मुताबिक कमर्शियल वाहनों की क्वालिटी में सुधार करके उन्हें ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सर, ये कमर्शियल वाहनों में किस तरह के बदलाव की बात हो रही है? विपुल जी, लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा थी कि जिस तरह से कारों के लिए एक रेटिंग सिस्टम है जिसको बीएन कैप कहते हैं, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें कारों में सुरक्षा की, उनकी फ्यूल एफिशिएंसी की, यात्रियों के लिए सुविधाओं की रेटिंग की जाती है, वैसी रेटिंग कमर्शियल व्हीकल्स के मामले में मिसिंग थी भारत में। हालांकि कमर्शियल व्हीकल में 2 महत्वपूर्ण बदलाव हो चुके हैं। एक तो जो एडीएस है, जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जो कारों में लगाया जाता है, उसे कमर्शियल व्हीकल्स में, ट्रक्स में लगाने को अनिवार्य बनाया जा चुका है। और इसके अलावा जो ड्राइवर का केबिन है, उसमें भी एयर कंडीशनिंग कंपलसरी है, मैंडेटरी कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी अगर आप सुरक्षा पैमानों के आधार पर देखें तो ट्रक अभी भी असुरक्षित हैं और असुविधाजनक हैं कारों की तुलना में। तो परिवहन मंत्रालय इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के साथ मिलकर इस पर चर्चा भी कर रहा है और फ्लीट सेफ्टी के नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जो कार्यक्रम नए रेटिंग सिस्टम्स के बाद आएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कही, वो ये कि जो बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा हैं, उनमें भी सेफ्टी के गहरे इश्यूज हैं। उनके लिए कोई सेफ्टी के नॉर्म्स ही नहीं है, भारत में भी उपलब्ध नहीं है। तो सरकार इस पर भी अभी तैयारी कर रही है कि जो ई रिक्शा पूरे देश में चलते हैं, उनके लिए भी सुरक्षा के नए नियम लाए जी। इस बीच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि एफआईयू ने सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों को कहा है कि 30 जून तक उन सभी ग्राहकों का नए सिरे से केवाईसी करें जिनका केवाईसी 18 महीने पुराना हो चुका है। क्रिप्टो एक्सचेंजों को केवाईसी प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ज़्यादा बेहतर करने का भी निर्देश दिया गया है। सर, एफआईयू को किस बात का शक है और आखिर में फिर से जो है जो कहा जा रहा है, आखिर में क्या कुछ शक पाया गया है? क्रिप्टो एक्सचेंजेस में मनी लॉन्ड्रिंग के और फेमा के उल्लंघन के शक बराबर बने हुए हैं, ये निकलते नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो को लेकर सरकार के अपने नियमों में भी काफी कंफ्यूजन है। एक तरफ क्रिप्टो सुरक्षित निवेश भी है, दूसरी तरफ क्रिप्टो को लेकर सरकार के और आरबीआई के रुख में फर्क है। और इसलिए बार बार जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्हें क्रिप्टो में निवेश को जांचना पड़ता है। नया मामला ये है कि जो 18 महीने से पुराने कई अकाउंट हैं, उनके बारे में ऐसी सूचना मिली है एफआईयू को, जो कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है भारत की, चला है कि इसमें कई सारे अकाउंट्स की प्रॉपर नो योर कस्टमर या पड़ताल नहीं हुई है, केवाईसी नहीं हुई है, और इनका इस्तेमाल क्रिप्टो में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है।
पिछले 3-4 महीनों में बिल्कुल हमने देखा है क्रिप्टो में फिर से एक्टिविटी तेजी से बढ़ी है, बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, जैसे मंदी की संभावना बढ़ती है, जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम होते हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं, और इस वजह से फिर क्रिप्टो में हमें एक्टिविटी दिखाई दी और वहीं से जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका संदेह उभरना शुरू हुआ है। और इसलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने सारे क्रिप्टो से कहा है कि 18 महीने से पुराने जितने खाते हैं उनको पीएमएलए के तहत नए सिरे से जांच की जाए। आपको याद होगा कि एफआईयू ने पिछले साल जो बिनांस से था क्रिप्टो एक्सचेंज, उस पर 18 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया था केवाईसी उल्लंघन के लिए। कई सारे अकाउंट्स उसमें पाए गए थे जिनका पीएमएलए क्लियरेंस नहीं था, पीएमएलए कंप्लायंस नहीं दिखाया गया था। तो एक तजुर्बा भी है एफआईयू के पास कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस में इसका खतरा हमेशा रहता है। ठीक। इस बीच टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को कहा है कि उसके एजीआर भुगतान के बदले सरकार कंपनी में हिस्सेदारी रख ले। एयरटेल चाहता है कि सरकार ने जिस तरह से वोडाफोन में एजीआर भुगतान के बदले हिस्सेदारी ली है, उसी प्रक्रिया के तहत एयरटेल में भी सरकार हिस्सेदारी रखे। अगर सरकार एयरटेल के इस ऑफर को मानती है तो कंपनी में उसकी 3 से 4% तक की हिस्सेदारी हो सकती है, क्योंकि एयरटेल को सरकार का 40,000 करोड़ रुपए का एजीआर भुगतान करना है। सर, एयरटेल ने आखिर में ऐसी मांग क्यों रखी हुई है? देखिए, सरकार ने अपने लिए अपने गले में घंटी बांध ली, और ये बात जो लगातार बोनस पॉइंट देख रहे हैं उससे पहले से हम लगातार ये कह रहे थे कि किसी भी कंपनी पर बकायेदारी के बदले, उसकी बकायेदारी वसूलने के बदले अगर सरकार इक्विटी लेती है तो ये बात दूर तलक जाएगी, और वैसा ही हुआ। वो बात निकली, दूर तलक गई। वोडाफोन के का जो रेवेन्यू की बकायेदारी थी उसके बदले सरकार ने इक्विटी ले ली, और इसके बाद अब एयरटेल का भी कहना है कि ये फैसला केवल अकेले वोडाफोन के लिए क्यों। नैतिक रूप से बात बिल्कुल सही है कि अगर एक कंपनी पर बकायेदारी को सरकार अपनी हिस्सेदारी में बदल रही तो दूसरे पर भी बदले, और एयरटेल ने इसलिए अपनी जो बकायेदारी है उसके लिए उसको सरकार को देने की पेशकश की है कि सरकार उसमें 2 से 3% हिस्सेदारी। दूसरी एक और बड़ी बात यह कि क्यों सरकार का फैसला विवादित भी समय में तमाम कंपनियों पर भी, कोयला कंपनियां भी हैं, रियल एस्टेट कंपनियां भी हैं जिनको जमीन भी दी जाती है। इस तरह से तो एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि कंपनियां सरकार की देनदारी, फीस, लाइसेंस फीस, पैसा चुकाने के बजाय कहेंगे कि हमारी कंपनी में आप 4 या 5% इक्विटी ले लीजिए। कंपनियों को इससे अपना कैश फ्लो बचाने में मदद मिलती है क्योंकि उनको तत्काल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और एयरटेल सिर्फ इसीलिए कह रहा है कि उसका जो भुगतान है एजीआर का करीब 70,000 करोड़ रुपए का, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए का एजीआर ड्यूज है, टोटल ड्यूज है, उसका कैश फ्लो बच जाएगा। तो अब ये एक बड़ा पिटारा खुल गया है। ये शुरुआत हुई थी वोडाफोन से उबारने के लिए, सरकार अब इसमें फंसती चली जा रही है। एयरटेल की तरफ से मांग आई है, कल हो सकता है किसी दूसरी क्षेत्र की उद्योग की कंपनियां भी कहें कि हमसे फीस के बदले सरकार इक्विटी ले ले। ये बिल्कुल निजीकरण की नीति का उल्टा है। एक तरफ सरकार निजी कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को बेच रही है, उनकी एसेट का मोनेटाइजेशन कर रही है, दूसरी तरफ वोडाफोन को एक्सेप्शन बनाकर, अपवाद बनाकर उसमें हिस्सेदारी ली गई। इस बीच कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए छात्रों को कोचिंग देने वाली संस्था फिटजी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, और इस सिलसिले में गुरुवार को दिल्ली एनसीआर स्थित एफआईटी जेईई के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालयों की छापेमारी हुई है। जनवरी के दौरान फिटजी ने अपने कई कोचिंग सेंटर अचानक से बंद कर दिए थे, जिसके बाद छात्रों के अभिभावकों ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर कराई थी। सर, आखिर में फिटजी में क्या कुछ लेकर के, किस मामले को लेकर के शक है, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ जेनेसोल का मुद्दा जो है उस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, वहां पे जांच किस दिशा में जा रही है? फिटजी के कामकाज को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे, और यह नया मामला ईडी की तरफ से आया है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव के कार्यालयों पर छापे इसलिए डाले गए हैं क्योंकि कंपनी के कामकाज में इन एजेंसियों को मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों के उल्लंघन का संदेह मिला है, और इसलिए इनकी जांच शुरू की जा रही है। छात्रों के लिए बड़ी चौंकाने वाली स्थिति होती है जब उनकी कंपनी के ऊपर इस तरीके के, जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं उनके ऊपर इस तरीके की जांच शुरू होती है। लेकिन फिटजी के कामकाज पर पहले भी सवाल उठते रहे। जेनसोल का मामला अब आगे बढ़ चुका है। ईडी ने जेनसोल के दफ्तरों पर अहमदाबाद में और गुड़गांव में और दिल्ली में छापे में मारे थे, और फेमा के तहत इनके एक डायरेक्टर को डिटेन भी किया गया है, ऐसा पता चला है। जेनसोल का मामला पूरी तरह एक्सप्लोड हो गया है क्योंकि सब कुछ खुलकर सामने आ गया। अब तमाम एजेंसी
एजेंसियां, सेबी, ईडी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एसएफआईओ सब इसकी जांच में लग गई हैं। और ये पहला ऐसा मौका है जब किसी प्रबंधक को पूछताछ के लिए शायद डिटेन किया गया है। जी। देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों ने अपने मार्च तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं और तिमाही नतीजों में अधिकतर कंपनियों के मुनाफे पर चोट पहुंची है। कंपनियों का कहना है कि मार्च तिमाही के दौरान इनपुट लागत ज़्यादा होने की वजह से उनके मार्जिन प्रभावित हुए हैं, जिस वजह से मुनाफे में कमी आई है। हालांकि कंपनियों को उम्मीद है कि आगे चल करके उनके मार्जिन सुधरेंगे, जिससे मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सर, कंपनियों के जो आंकड़े हैं वो फिलहाल के लिए क्या बता रहे हैं आप? ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। और विपुल जी, हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों में बोनस पॉइंट में इससे पहले एफएमसीजी पर चर्चा करते रहे हैं। एक तिमाही और गई, और ये हमने बोनस पॉइंट के दर्शकों को पिछले हफ्तों में बताया था कि एफएमसीजी सेक्टर की तरफ से जो गाइडेंस आ रहा है वो अगली तिमाही के लिए अच्छे नतीजों का नहीं है। हम डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि जिन 3-4 प्रमुख कंपनियों के नतीजे हमारे सामने अभी आए, जो बड़ी कंपनियां और जिनके जरिए हमें एक तस्वीर बनती दिखाई दे रही है, उसमें एचयूएल है जिसके मार्जिन में गिरावट दिखाई दी है। नेस्ले के रिजल्ट्स पर और मार्जिन्स पर दबाव दिखाई दिया है। ब्रिटेनिया थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन कच्चा माल सस्ता था तो थोड़ी तस्वीर बेहतर रही है। टाटा कंज्यूमर के भी नतीजे आए जो मिले जुले थे, अच्छे थे। अगर इन नतीजों को भीतर से समझने की कोशिश करें तो विपुल जी कुछ बेहद चौंकाने वाले संकेत दिखते हैं, और जो ऐसा लगता है कि शेयर बाजार में निवेशकों को आने वाले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक परेशान करते रहेंगे। एक तो लगातार ये तीसरी तिमाही होगी जब कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ में, उनकी कमाई की ग्रोथ में सुस्ती बनी हुई है। हालांकि Q3 से बेहतर है, लेकिन 5% के आसपास ही है, 5% से कम ही है कई जगह। शहरों में मांग की रिकवरी के कोई संकेत नहीं है, गांव में थोड़ा सा सुधार होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात निवेश की दृष्टि से और शेयर बाजार की दृष्टि से समझना जरूरी है कि प्रमुख कंपनियों के मार्जिन पर, मोमेरिको भी उसमें है, एचयूएल भी है, उसमें नेस्ले भी है, ब्रिटेनिया भी है, इन सबके मार्जिन पर दबाव दिखाई दे रहा है। एचयूएल, नेस्ले के मुनाफे इसलिए 3 से 6% तक घट गए। ब्रिटेनिया को थोड़ा सस्ते कच्चे माल का फायदा हमें दिखाई देता है। चाय, कॉफी, दूध और कोको की महंगाई ने, कच्चे माल की महंगाई ने इनके मार्जिन पर दबाव बनाया है। मार्जिन पर दबाव बनने का संकेत होता है कि कंपनियों को या तो कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी विपुल जी, और कीमतें अगर बढ़ानी पड़ेंगी तो फिर मांग में कमी होगी क्योंकि खपत कम हो जाएगी, और नहीं तो उन्हें इन कमजोर मार्जिन के साथ काम करना पड़ेगा। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग बेहतर है, लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा है। इन रिजल्ट्स की भीतरी पड़तालें बताती है, और वॉल्यूम ही प्रमुख है। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में एचयूएल के, ब्रिटेनिया और मैरिको के प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर कीमतें बढ़ाकर कंपनियां अपनी बॉटम लाइन को संभालने की कोशिश कर रही, मुनाफे को संभालने की कोशिश कर रही, पर जो ओवरऑल सेल्स है उसमें कोई मोमेंटम, उसमें कोई तेजी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन सर, ये नंबर्स तो ये दिखा रहे हैं कि उस तरीके से डिमांड अभी पिकअप नहीं हुई है, तो क्या आगे चल करके हम ये माने कि जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी घटते हुए दिखाई देंगे? विपुल जी, ये तिमाही और अगली तिमाही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही कि एफएमसीजी सेक्टर ही भारत का प्रमुख सेक्टर है। भारत की पूरी कहानी ही खपत की कहानी है। आम लोगों की जेब से जो पैसा निकलता है बाजार में जाता है, और उसी से मांग की पैमाइश होती है। और जब साबुन, तेल, मंजन, बिस्किट, चाय, कॉफी और इस तरीके के तमाम उत्पाद नहीं बिक रहे हैं, इनकी मांग गिर रही है, तो आपको स्पष्ट है कि भारत के बाजार में ग्राहक नहीं है, ग्राहक गायब हैं, या उनकी खपत में तेज गिरावट होती दिखाई दे रही है। जीडीपी के आंकड़ों पर भी इसका असर पड़ेगा। आरबीआई ने भी पिछले दिनों संकेत दिया था कि जीडीपी के आंकड़ों में एक रिवीजन हो सकता है, लेकिन ये लगातार 2 तिमाहियों के बाद अब सारी उम्मीद इस बात पर निर्भर है कि आगे अगर मानसून के कारण स्थिति थोड़ी बेहतर होती है तो, नहीं तो भारत की खपत की स्थिति में, मांग की स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा है। और वो इसलिए भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक है कि शेयर बाजार में तेज गिरावट है। बहुत सारे उद्योग जहां से नौकरियां, रोजगार आते हैं, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के कारण, टैरिफ बार के कारण नौकरियां नहीं हैं और छटनी हो रही है। बस केवल राहत एक है इस परिस्थिति में कि महंगाई का जो असर था, जो दबाव था, वो थोड़ा कम होता दिख रहा है। भोक्ता महंगाई कम है, लेकिन थोक महंगाई में ये भी इंडिकेट कर रही है कि कंपनियों के मार्जिन प्रेशर में है। जी, तो सर यहाँ से फिर आपको रिकवरी की उम्मीद कब तक दिखाई दे रही है? क्योंकि रेट कट हुआ, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसका असर कब तक हम देख पाएंगे?
देखिए, ऐसा लग रहा है कि कंपनियों के लिए एक तिमाही और खराब जाएगी विपुल जी, जो हम आंकड़ों को देख पा रहे हैं। और ये जो अगली तिमाही है, जो कि मानसून के बीच की तिमाही होती है, और उसके बाद का जो बिजी सीजन आता है, उसमें हमें थोड़ी बहुत हो सकता है तस्वीर बेहतर दिखाई दे। लेकिन इस दौरान अभी से लेकर अगले कुछ महीनों तक ये निश्चित है कि कंपनियां धीमे धीमे अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाएंगी, उनकी पैकेजिंग चेंज करेंगी, उनके ग्रामेज कम कर देंगी, क्योंकि मार्जिन्स को करीब से देखने पर दिखाई देता है कि कीमतों में बढ़ोतरी के बिना और कोई रास्ता नहीं बनेगा। नहीं तो फिर अगली तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ और ज्यादा या प्रॉफिट ग्रोथ पर और ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 से 6% तक मुनाफे घट ही गए हैं। अब उनको सस्टेन करने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, डिमांड को बचाते हुए कि कितनी डिमांड रोकी जा सके। प्रीमियम उत्पादों पर फोकस रहेगा, प्रीमियम उत्पादों के सेल को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन को कंपनियां थोड़ा और ठीक करने की कोशिश करेंगी। शायद रूरल एरिया के लिए कंपनियों की, ग्रामीण इलाकों के लिए एफएमसीजी कंपनियों की रणनीति में बदलाव हो, और इसके साथ खर्चे में कटौती और बाकी सारी प्रक्रिया भी हमें आने वाले समय में दिखाई देगी। कुल जमा ये है, महंगाई और रोजगार, ये दो चीजें आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर का सबसे बड़ा असर होने वाला है। इस बैलेंस शीट का उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी या उनके अंदर आने वाला सामान घटेगा, और एफएमसीजी कंपनियों में हायरिंग या नए रोजगारों पर फिलहाल अभी कोई बड़ी ग्रोथ हमें नहीं दिखाई देगी। जी, अब सवाल ये है सर कि मारुति के भी रिजल्ट्स आ गए आज, और वो वहाँ पे हमने देखा 4.3% के आसपास मुनाफा घट करके 3711 करोड़ के रुपए के आसपास रहा है। अब यहाँ से ऑटो सेक्टर को लेकर के क्या कुछ संकेत आप देख रहे हैं, और सीमेंट सेक्टर को लेकर के एसीसी के नतीजे क्या बता रहे हैं? एसीसी के नतीजों ने भी चौंकाया। एसीसी के नतीजों में एसीसी का प्रॉफिट करीब 20% के आसपास डिक्लाइन हुआ। सीमेंट कंपनियों ने कीमतें भी बढ़ाई थी, हम आपको बता रहे थे, लेकिन इसके बाद भी मांग में बहुत तेज बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं, अलग अलग एजेंसियों ने भी कहा है। और मारुति के नतीजे भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं आए। मारुति के नतीजों में भी हमें ऑटो बाजार की जो स्थिति है, जिस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसका असर हमें दिखाई दिया है, क्योंकि छोटी कारों की, सस्ती कारों की मांग लगभग सीमित है, और जो महंगी कारें हैं उनके बाजार में अब सैचुरेशन आ रहा है, मांग लगभग पूरी हो रही है। इसलिए डीलर्स के पास इन्वेंट्रीज की तादाद लगातार बढ़ रही है। मारुति के नेट प्रॉफिट करीब 3711 करोड़ रुपए रहा, और जिसमें जो कि 4.3% की डिक्लाइन दिखाता है, जो आंकड़े मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू में भी ग्रोथ 6% के आसपास रही, डबल डिजिट की ग्रोथ नहीं दिखाई दी। ये परफॉर्मेंस मारुति की ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए भी अगली तिमाही चुनौतीपूर्ण होने का संकेत करती है। अभी कुछ और ऑटो कंपनियों के नतीजे, खासतौर से महिंद्रा और कुछ और कंपनियों के नतीजे भी आने वाले होंगे, जिसके बाद हमारे पास और भी ज्यादा तस्वीर दिखाई साफ होगी। लेकिन पैसेंजर व्हीकल की साइड से ये नतीजों की बोहनी अच्छी नहीं हुई, अगर मारुति के नतीजे आप देखें। बोहनी अच्छी नहीं हुई, बात तो सही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बदौलत गोल्ड की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव है। शुक्रवार को भाव एक बार फिर से घट करके $3300 के नीचे आ गया। दिन के कारोबार में कीमतें $3383 के ऊपरी स्तर पर पहुंची थी। अमेरिकी डॉलर में आई तेजी की वजह से गोल्ड की कीमतों में ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स रिकवर होकर के एक बार फिर से 100 की तरफ बढ़ रहा है। सर, गोल्ड में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से आगे की तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है, क्या रुख देख रहे हैं आप? विपुल जी, गोल्ड में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, क्योंकि गोल्ड को जिन ताकतों ने या जिन घटनाक्रमों ने इस रिकॉर्ड तेजी पर $3400-3300 पर आउंस की तेजी पर पहुंचाया था, वो फैक्टर्स अब धीमे धीमे बदल रहे हैं। और उन फैक्टर्स में बड़ा दिलचस्प और बड़ा रोचक सा बदलाव है। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामकता खत्म हो रही है। चीन ने कल तक थोड़ी सख्ती दिखाने के बाद आज ये संकेत दिया है कि वो थोड़ा परिस्थितियां उदार करेगा, और जैसे जैसे संकट की अनिश्चितता की संभावनाएं सीमित होती हैं, वैसे वैसे गोल्ड की कीमतों में गिरावट दिखती है। और गोल्ड की कीमतें जिस लेवल पे पहुंच चुकी थी, वो मतलब अभी तक का प्रत्याशित स्तर था, और अगर आप लागत के हिसाब से देखें तो दोगुने से ज्यादा हो गई थी। तो गोल्ड में उतार चढ़ाव इस 2-3 दिन में हमें तेजी से देखने को मिला है। कुछ अनुपातों की रोशनी में अगर आप इसे देखें तो हमें एक तस्वीर बनती दिखाई देती, जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं कि गोल्ड किस तरफ जाएगा। और आप इन अनुपातों को जब देखेंगे करीब से, क्योंकि सोने के निवेशकों को ये जानना जरूरी होता है कि सोने का जो रेशियो है वो बाकी प्रमुख धातुओं और एनर्जी की तुलना में क्या होता है, और इससे जो वॉलेटिलिटी है इसे हमको समझने में, उतार चढ़ाव को समझने में मदद मिलेगी। सोने और चांदी का रेशियो लगभग 90 के आसपास है, 100 से ऊपर है। कोविड संकट के बाद ऐसा पहली बार हुआ है।
ऐतिहासिक रूप से सोना इतना ऊंचा है, यहाँ से चांदी की कीमत बढ़ने के संकेत मिलते हैं जब गोल्ड सिल्वर सिल्वर रेशियो में हमें इस तरीके की बढ़ोतरी दिखती है। कॉपर एक इंपॉर्टेंट रेशियो है। तांबा एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, सोना सुरक्षित निवेश है। जब भी यह रेशियो ऊपर जाता है तांबे का, तो ये इस बात का संकेत होता है कि सोने की मांग थोड़ी सीमित होगी, बाजार में सतर्कता रहेगी। प्लेटिनम और सोने का अनुपात भी चौंकाने वाला 3.1 पर है। यह अभी तक का सबसे बड़ा अंतर है, जो बताता है कि प्लेटिनम सस्ता है और सोने की कीमत ज्यादा है। ऐसे में सोने में करेक्शंस की संभावना बनती दिखती है, इसलिए आपको वॉलेटिलिटी दिख रही है। इसी तरह से हम ऑयल और बीएसई सेंसेक्स की रोशनी में भी इसे देख सकते हैं। सोने और ऑयल का अनुपात का रेशियो विपुल जी सामान्य रेंज 10 से 30 की इससे काफी ऊपर निकल चुका है। यानी सोना महंगा है और तेल बहुत सस्ता है। तो यहां से या तो अगर अर्थव्यवस्था में रिकवरी की उम्मीदें दिखती हैं, रिसेशन खत्म होने का खतरा कम होता है, चीन और अमेरिका के बीच कोई संधि होती दिखाई देती है, तो तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी और उस रेशियो में सोने की कीमत में गिरावट दिखाई देगी। ये एक इस बात की ओर पुष्टि करता है कि सोने में इतना तेज उतार चढ़ाव क्यों है। और बीएसई और सेंसेक्स का सोना और बीएसई सेंसेक्स का अनुपात भी जानना दिलचस्प है। सोने में ग्रोथ हमें पता है कि बीएसई सेंसेक्स से ज्यादा तेज है, रिटर्न ज्यादा रहे। ऐसा कोविड के दौरान या कभी क्राइसिस के दौरान देखा जाता है। निवेशक दोनों तरफ से अपने अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थोड़ी बेहतर होती हैं, तनाव खत्म होते हैं और व्यापार युद्ध की संभावनाएं क्षीण होती हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट्स में रिकवरी तेजी से दिखाई देगी, जो हमें पिछले 2-3 दिनों में दिखाई भी दी। जी। इस बीच अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत ऐसा पहला देश हो सकता है जो टैरिफ के माहौल में अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइल करेगा। उन्होंने बताया कि भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत लगभग पूरी होने वाली है और अभी तक जो सहमति बनी है उसमें बहुत ऊंची टैरिफ नहीं है। बेसेंट ने कहा कि भारत में गैर टैरिफ बाधाएं बहुत कम है, करेंसी मैनिपुलेशन नहीं होता है, सरकारी सब्सिडी भी ज़्यादा नहीं है। ऐसे में भारत के साथ डील करना आसान है। सर, क्या मान के चलें, क्या भारत और अमेरिका के बीच बात बनती हुई दिखाई दे रही है? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की टीम डिप्लोमेटिकली दोनों तरफ से प्ले कर रही है। जेडी वांस जब यहाँ थे तो वो भारत को इस बात के लिए कह के गए थे कि भारत और अमेरिका के बीच समझौता नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। बेसेंट का कहना यह है कि चीजें रास्ते पर जा रही, 23 तारीख से टीम वहां है, बातचीत आगे बढ़ रही है और इस बात की संभावना है कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। जो बात बेसेंट ने कही और उसके भीतर का अगर आप मर्म समझने की कोशिश करें तो वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भारत ने अपनी तरफ से टैरिफ कम करने की कोई बड़ी पेशकश मेज पर रखी है। अब उसमें अमेरिका ने कितना यील्ड किया है, कितना अमेरिका ने दिया है, ये तो पता नहीं, लेकिन ये तो हम सबको पता है। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भारत ने अपने कई सारे सेक्टर्स को खोलने के लिए, कई जगह जीरो ड्यूटी लाने के लिए, कई जगह ड्यूटीज में कमी करने के लिए एक लंबा 16-17 सेक्टर्स का मसौदा अमेरिका के सामने विचार के लिए रखा है। इन बातचीत प्रगति की दिशा में बढ़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए डील, भारत के लिए ये डील जितनी जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है। अगर भारत के साथ कोई संधि बनती है तो आने वाले समय में रेसिप्रोकल टैरिफ को खत्म करने या रेसिप्रोकल टैरिफ को टालने के मामले में ये डील दुनिया के लिए नजीर बन सकती है, एक प्रेसिडेंट हो सकती है, क्योंकि फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप शायद इसी तरीके के मॉडल को अन्य देशों के साथ डील पर अप्लाई करेंगे, जिसमें चाइना भी हो सकता है, जिसके साथ अब बर्फ थोड़ी पिघलती दिख रही। जी। इस बीच अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका पर जो 125% के टैरिफ लगा रखे हैं उनमें से कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स को छूट दी जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल उपकरण और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के इंपोर्ट पर टैरिफ छूट दी जा सकती है। हालांकि चीन ने उन सभी रिपोर्ट्स को नकार दिया है जिनमें कहा गया कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर उसकी बातचीत चल रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ बातचीत की रिपोर्ट्स को झूठ बताया है। वहाँ के वाणिज्य मंत्रालय ने ये कहा कि अमेरिका अगर उसके साथ बातचीत करना चाहता है तो उसे सारे टैरिफ वापस लेने होंगे। सर, क्या बर्फ पिघल रही है दो देशों के बीच? हाँ, चीन की तरफ से आज इस बात का संकेत दिया गया कि एनर्जी, मेडिकल, फार्मा कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां उसने जो 145% टैरिफ अमेरिका पर लगाया है उसे कम करने पर विचार किया जा सकता है। ये संकेत दिए गए और ये संकेत कल जो रात का बयान आया था उससे थोड़ा
रुख बदलने की तरफ का इशारा करते हैं। कल चीन की तरफ से कहा गया था कि अमेरिका जब तक अपने टैरिफ नहीं हटाता है तब तक कोई बातचीत होने की या किसी बातचीत का रास्ता नहीं खुला है। तो एक तरफ से आप देखें तो ये टैक्टिक स्टैंड है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पीछे हटे हैं तो चीन भी अपनी तरफ से रियायत देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन के लिए भी अमेरिका का बाजार जरूरी है। और डोनाल्ड ट्रंप को तो सबसे ज्यादा चैलेंज आ रहा है एग्रीकल्चर में सोयाबीन के एक्सपोर्ट को लेके, जिसका चीन सबसे बड़ा ग्राहक है। और डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी चुनौती है रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनकी आपूर्ति अमेरिका के उद्योगों के लिए रुक रही है। दूसरी तरफ चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा दबाव है, व्यापार टूटने का खतरा है, अमेरिका के बाजार से मांग नदारद है। तो इस टैक्टिक स्ट्रेटेजी में ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही, जैसा कि हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में पहले बताया भी था, कि दोनों देश शायद किसी न किसी एक शुरुआती समझौते पर पहुंच सकते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने यह प्रस्ताव रखा है, जिस पर कल हमने चर्चा की थी विपुल जी, की अलग अलग श्रेणी के उत्पादों पर अलग अलग तरीके की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ड्यूटी 30 से 35% हो सकती है व्यापक कंज्यूमर उत्पादों पर, कुछ चीजों पर 100% तक हो सकती है। तो बातचीत का एक रास्ता खुलता बनता दिखाई दे रहा है। और चीन, चूंकि एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के इसी रुख से उनके पिछले कार्यकाल में डील किया था, जो ट्रंप 1.0 कहा जाता है। उसकी जो नसीहतें हैं, 2018 वाली नसीहतें हैं, वो चीन के खासी काम आ रही है। चीन ने वो जो दबाव बनाया जिस तरीके का, उस दबाव का असर दिखाई दिया है कि अमेरिका की तरफ से भी से इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में, अगले 3-4 दिनों में, ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाला है कि क्या अमेरिका और चीन के बीच कोई फॉर्मल इंगेजमेंट ट्रेड वार खत्म करने के लिए शुरू होता है। लेकिन ये संकेत इतने अच्छे हैं कि आज इसका असर आपको दुनिया के बाजारों पर दिखाई देगा, क्योंकि चीन की तरफ से भी नरमी बदल का संकेत दिया गया है। तो अमेरिका और यूरोप के बाजार, आप स्वाभाविक सी बात है कि इस पर उत्साहित होंगे। उन्होंने लंबे समय से वो ट्रेड वार के छाया के नीचे, आशंकाओं के नीचे चल रहे हैं। जी, चलिए अब इस बीच अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से अपने स्पेस में भारतीय एयरलाइंस की एंट्री पर रोक लगाए जाने के बाद भारतीय एयरलाइंस पर अब दबाव बढ़ गया है। भारतीय एयरलाइंस की पश्चिम को जाने वाली उड़ानों को अब घूम कर जाना होगा, जिस वजह से उनके लिए लागत बढ़ेगी और समय भी ज़्यादा लगेगा। साथ में यात्रियों के लिए भी किराए बढ़ सकते हैं। इस आशंका से शुक्रवार को शेयर बाजार में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के शेयर में 6% की गिरावट देखने को मिली है। सर, भारतीय विमान कंपनियों पर जो टकराव देखने को मिल रहा है, उसका क्या असर देखने को मिल सकता है? विमान कंपनियां बाजार दुनिया की सबसे संवेदनशील कंपनियां हैं। कहीं भी कोई भी कूटनीतिक टकराव या सुरक्षा संबंधी चुनौती आती है तो उसका असर विमान कंपनियों पर दिखता है। और अब भारत के लिए ये जो पाकिस्तान के साथ इस एस्केलेशन जैसे बढ़ा है और इस एयर स्पेस बंद हुआ है, इससे भारत की विमान कंपनियों के लिए निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। यूरोप, यूएस और यूके और मध्य पूर्व की उड़ानों को लंबे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यूरोप यूएस की उड़ानें करीब करीब 2 से 2.5 घंटे और मध्य पूर्व की उड़ानें 90 मिनट लंबी हो रही है। और आपको पता है कि लंबे रास्तों से ईंधन की खपत होती है, जिसमें लागत में भारी बढ़ोतरी है। या तो कंपनियों को यात्री कम ले जाने पड़ेंगे या फिर कार्गो की संख्या कम करनी पड़ेगी, जिससे कमाई टूटेगी। पुराने आंकड़े बताते हैं 2019 में जब ये रूट बंद हुआ था ना, आपको याद होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच एस्केलेशन के कारण, तनाव के कारण 700 करोड़ का नुकसान हुआ था एयरलाइंस कंपनियों को। तो इसलिए जो बाजार में आज हमने इंडिगो में गिरावट देखी है, उसी आंकड़े से, उसी समय की अनुभवों से प्रेरित है। तजुर्बे उस तरीके के। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का किराया तुरंत 8 से 12% बढ़ेगा। अभी मिडिल ईस्ट के किराए नहीं बढ़े हैं, लेकिन अगर ये विवाद बढ़ा तो मिडिल ईस्ट का किराया 30% बढ़ सकता है। यूएस यूरोप के किराए में तो बढ़ोतरी शुरू हो गई है 40%। इसके अलावा चूंकि डी टूर है, लंबा रास्ता लेकर जाना पड़ रहा है, इसलिए उड़ानें रद्द भी होंगी, रीबुकिंग भी होगी। और विदेशी एयरलाइंसेस की प्रतिस्पर्धा में भारतीय एयरलाइंसेस को उसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो एयरलाइंसेस पाकिस्तान के रूट का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यानी अगर आप एयर इंडिया, एयर इंडिया, इंडिगो जैसी भारतीय विमान सेवाओं से यूरोप की तरफ या मध्य पूर्व की तरफ जाना चाहते हैं तो किराया ज्यादा देना होगा। लेकिन यही अगर आप किसी विदेशी एयरलाइन से मिडिल ईस्ट के एयरलाइन से, कतार, एमिरेट से या यूरोप के एयरलाइन से आते हैं तो किराया सस्ता होगा। और 2019 का एक आंकड़ा और भी है हमारे पास कि 2019 में एयर इंडिया को करीब 491 करोड़ का नुकसान हुआ था, स्पाइस जेट को तो 30 करोड़ का नुकसान हुआ था, इंडिगो को 25 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो ये कंपनियां
अब अगर ये तनाव लंबा खिंचता है, जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है, तो इन कंपनियों में की वित्तीय स्थिति लड़खड़ा सकती है। लंबे समय के बाद, पिछले 1-2 साल बाद, भारत में विमान कंपनियों की तस्वीर थोड़ी बेहतर नजर आई थी, जैसा कि विपुल जी आप स्टॉक मार्केट में को करीब से पढ़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये अब इन कंपनियों के लिए ये तनाव थोड़ा भारी पड़ रहा है। जी, चलिए, इस बीच पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव का असर शुक्रवार को शेयर बाजार पर भी नजर आया। शेयर बाजार में भारी अस्थिरता का माहौल देखने को मिल रहा है। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, हालांकि बाद में निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली। आशंका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लंबे समय तक चल सकता है। सर, भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव में बाजार आखिर में क्या देख रहा है? यहाँ से आपको क्या संभावनाएं, क्या आशंकाएं दिखाई दे रही हैं? बाजार का घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अलग था बिल्कुल। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए लंबे समय बाद राहत की खबरें आना शुरू हो गई हैं। धीमे धीमे चीन की तरफ से भी प्रस्ताव रखा गया है ड्यूटी घटाने का। डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी तरफ से थोड़ा सॉफ्ट हो रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को अब इससे राहत मिल रही थी। पर भारतीय बाजार में तस्वीर और माहौल और मौसम पूरी तरह बदल गया है। और जो जो परिस्थिति हमें पिछले 3 दिन में 48 घंटे या 3-4 दिन में दिखाई दी है, उस स्वाभाविक सी बात है कि बाजार को उस पर का संज्ञान लेने, चिंतित होने की जरूरत है। इसलिए बाजार शुरुआत में तेजी से टूटा, हुआ 1000 पॉइंट तक टूट गया था। उसके बाद हमने निचले स्तर से रिकवरी देखी और कोई बड़ी वजह नहीं थी। रिजल्ट सीजन खराब है, हमने एफएमसीजी कंपनियों के रिजल्ट्स पर बात की। एक आध प्राइवेट बैंक्स के नतीजे भी अच्छे नहीं थे, लेकिन मूल रूप से बाजार ये समझने की कोशिश कर रहा है कि परिस्थितियां किस दिशा में जा रही है। क्योंकि भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, पाकिस्तान ने उसे एक्ट ऑफ वार कहा है, पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द किया है, इसलिए एलओसी पर अब संशय बन गया है। और एलओसी पर संशय के कारण दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई है। हमने 2016 में लंबी गोलीबारी का और तनाव का ये दौर देखा था, जो हमें दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि चूंकि ये नागरिकों पर हमला हुआ है और भारत के लिए इसका पलटवार करने, इसका जवाब देने की संभावना ज्यादा है, तो बाजार ये समझ नहीं पा रहा है कि भारत, और स्वाभाविक सी बात, रणनीतिक मामलों में बाजार के पास जानकारी नहीं है कि क्या सीमा पर लंबी गोलीबारी करके इससे शांत किया जाएगा या फिर कुछ और भी एक्शन लिया जाएगा। राजनयिक रूप से और आर्थिक रूप से तो भारत पाकिस्तान को अलग कर चुका है, तो इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से पाकिस्तान को हानि पहुंचाने वाली जो सबसे बड़ी संधि थी कि जो जिससे पाकिस्तान को फायदा होता था, सिंधु जल समझौता, वो रद्द हो गया है। तो बाजार को एक डर है कि हालांकि किसी बड़े वार की संभावना नहीं है, लेकिन एस्केलेशन, यानी जो मिलिट्री की भाषा में कहा जाए एस्केलेशन या तनाव बढ़ने की संभावना ज्यादा है, और वो लगातार बढ़ रहा भी है। दोनों न्यूक्लियर महाशक्तियां हैं, इसलिए वो भी एक अपने आप में एक संतुलन का काम करता है। इसीलिए हमने बाजार में देखा कि निवेशक थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर की तरफ बढ़े। विदेशी निवेशकों ने इसके बाद भी नहीं खरीदारी जारी रखी है। तो तब जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति नहीं सुधरती, तब तक हमें कई सारे क्षेत्रों में कई सारी कंपनियां जो कि इस तनाव से सीधे प्रभावित होती हैं, उनके स्टॉक्स में तेज उतार चढ़ाव दिखाई देगा और बाजार भी थोड़ा नरम गरम ही रहेगा इस स्थिति में। बिल्कुल। चलिए, इस बीच देखना ये होगा कि आखिर में एफआईज कब तक खरीदार बने रहते हैं, अगर इसी तरह की स्थिति रहती है। लेकिन सर, ग्लोबल बाजारों के लिए तो हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी राहत भरी खबरें आ रही हैं। इंडिया चाइना की बात हो रही है, यूएस मार्केट में कल 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। बाकी एशियाई, यूरोप भी तेज़ रहे। हमारे यहाँ जो है तनाव देखने को मिल रहा है। भारत के लिए जो तनाव है, उसका आगे का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ग्लोबल मार्केट से अगर क्यू लेंगे तो 2 अच्छे क्यू भारत के लिए वेट कर रहे हैं। एक तो चीन और अमेरिका के बीच अब कुछ हल्का फुल्का बातचीत, कुछ खतो किताबत, कुछ रफ्त जफ्त शुरू होगी, तो वो उसका असर हमें दुनिया में जो तनाव, ट्रेड वार का तनाव था, उसे कम होते हुए देखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी करीब करीब पहुंच गई है। अगर अगले 1 हफ्ते डेढ़, अगले 2-3 दिन में इसके बारे में कोई ठोस संकेत निकल कर आते हैं और संधि के करीब पहुंच जाते हैं, तो भी भारतीय बाजारों के लिए बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो आक्रामक कार्रवाई की गई थी, उसका असर भारतीय बाजार पर दिखाई दिया था। और बाजार फिर इस ट्रेड डील के असर समझने में, पचाने में, किन सेक्टर्स को क्या मिला, इसे समझने की कोशिश करेगा। तो ग्लोबल साइड से, अंतर्राष्ट्रीय साइड से भारतीय बाजार के लिए तस्वीरें अच्छी हैं, लेकिन घरेलू स्तर पर चुनौतियां हैं जो हमने आपको बताया है, और वहां दोहरी चुनौतियां हैं। एक चुनौती तो यह है कि डिमांड साइड की तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं है। एफएमसीजी के आंकड़े देख लीजिए, ऑटो के आंकड़े देख लीजिए, सीमेंट के आंकड़े देख लीजिए। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, और ये तनाव अगर लंबा बढ़ता है तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था भी सफर करेगी।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में तो की तो चुनौतियां बहुत गहरी हैं ही, पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि स्लो डाउन के मोड में, उसको भी इसका असर झेलना पड़ेगा। और इसलिए भारतीय बाजार उतने सतर्क और सहमे रहेंगे। हालांकि आज बाजारों की, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जो प्रतिक्रिया हमें दिखाई देगी, उसका असर में अगले सप्ताह भारतीय बाजार पे दिखाई देगा। तो ग्लोबल साइड से तस्वीर अच्छी है। घरेलू स्तर पर दोहरी चुनौती आ गई है, स्लो डाउन तो है ही और ये तनाव है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच आने वाले कुछ दिनों में जिस तरीके की परिस्थितियां मोड़ लेंगी, उनके लिए निवेशकों को सतर्क रखना जरूरी है। बिल्कुल, तो शायद यही वजह है कि काफ़ी तेज़ी के साथ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। एक तो 8% के आसपास की एक रैली आ चुकी थी, तो इस तरह की तनाव की स्थिति में लोगों को लग रहा है कि बेच करके जाइए, वीकेंड पे पता नहीं क्या हो जाए। तो अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका आज की इस चर्चा में जुड़ करके तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए गिफ्ट सिटी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत। तो चलिए फिलहाल बोनस पॉइंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीकेंड पे नज़रें हमारी रहेंगी, चाहे बॉर्डर पर हो या फिर तमाम जो खबरें आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय, उस पर भी रहेंगी। अगर कुछ बड़ा डेवलपमेंट होता है तो हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर के आएंगे। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।